2014 में क्या हुआ? आप में से कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया 14 में भाजपा को वोट नहीं पड़ा। ये तो जो मोदी जी का लहर आया तो बिहार में सब लड़का सब जाति के लोग जाकर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिए, इसीलिए जीत गए। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, तो ज्यादातर लोग कहेगा भैया बड़ा कांटे का मुकाबला था। तो जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा के बाद समझिए कि समाज का हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इन चारों बातों को लिखिए। 84 एक घटना है और उस घटना से उगती हुई सहानुभूति की लहर है जिसने समाज में जातियों का बंधन तोड़ दिया। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार को फोर्स, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर जनता दल को वोट दिया। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिए। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके नाम पर जाति धर्म भूलकर लोगों ने वोट दिया। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई विचारधारा, कोई प्रयास समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, पीछे करता रहा है। फिर भी आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो इसलिए कि हमने 4 चुनावों का आपको उदाहरण दिया, बाकी चुनाव की चर्चा नहीं की। बीच में बहुत और भी चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव में न कोई घटना थी, न कोई व्यक्ति था, न कोई प्रयास था। तो लोगों को जब दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिखते हैं तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते। अगर नया प्रयास होगा और उस प्रयास में शुद्धता और ईमानदारी होगी तो समाज में ये ताकत है। और दूसरी बात आप समझिए, अगर आप कहते हैं कि बिहार में सब जाति पर वोट दे रहा है, तभी चुनाव हुआ है, भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, जरा आप बताइए हमको मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तुरंत आदमी कहेगा ना भैया वो तो जात पर नहीं, विचारधारा पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दिया, तो जाति पर तो नहीं दिया। जहाँ मुसलमान 18% है वो लालू जी को वोट देता, वो लालू जी के जाति का तो नहीं है, वो लालू जी को क्यों वोट देता? क्योंकि उसको भाजपा के डर से जो विकल्प दिखता है उसको वोट देता, वो जाति पर वोट नहीं देता। ये सारे तथ्य आपके आंख के सामने हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आप सब सुनने के बाद भी कहिएगा भैया कह तो रहे हैं, लेकिन बिना जात के तो होगा नहीं, जात को तो वोट पड़बे करेगा। तो हम आपको अंतिम इस बात पर यही कहेंगे कि जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और जाति की भूमिका भी है चुनाव में, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है जिस पर वोट पड़ता है। जैसे कई विषयों पर वोट पड़ता है, वैसे एक विषय जाति भी है। और एक अंतिम बात समझिए, अगर आप राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, पैसे का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब राजनीति करेंगे। तो मेरे भाई जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके राजनीति में आने की जरूरत क्या? जो सुधारेगा वही जिसका नेता बनेगा। तो अगर आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको समाज की अच्छाई और बुराई, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर साध कर ही इसका अगुवाई करना है। आपके पास समाज परफेक्ट हो जाए तब राजनीति करेंगे, ये विकल्प नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। बिहार को सुधारने का प्रयास हम करें या आप करें, आज करें या 20 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार को सुधारने का ये प्रयास करने वाला नहीं है। आपने कहा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, पलायन की बात, 2 सवाल आपका उत्तर देंगे। आपने कहा सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पलायन की समस्या जो आंकड़ों में दिखती है, आप और हम पढ़ते हैं कि गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, ये पलायन की समस्या नहीं है। पलायन की समस्या से सिर्फ गरीब आदमी प्रभावित नहीं है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा रहा है, उसका पलायन आपको दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ पर संभ्रांत परिवार है वो भी पलायन से बचे हुए नहीं है। फर्क बस इतना ही है
कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और पैसे वाले का बच्चा पढ़ाई और नौकरी करने जा रहा है, जा दोनों का बच्चा रहा है। और जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, उनको पलायन का ज्यादा नुकसान है। गरीब का जो बच्चा है, जो मजदूरी करने गया है, 60-65 वर्ष उम्र हो जाएगा, जब उसका शरीर थक जाएगा वो वापस आकर अपने गांव परिवार में रहेगा। लेकिन आपका जो बच्चा पढ़ लिख कर बंगलोर दिल्ली चला गया, हमसे लिख कर ले लीजिए, अब वापस आने वाला नहीं। आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, जितना 1 घंटा निकाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, दुकान बंद करके आए हैं, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है। मेरे भाई, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे, हमारे बाबूजी भी डॉक्टर थे, रात दिन कभी इतवार को भी छुट्टी नहीं लिए, दूधू को बहुत बड़ा बड़ा हवेली बंगला बनवाए हैं। आज वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए, कोई आने वाला नहीं। तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, पलायन का दंश आपके लिए ज्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि जीवन भर मेहनत करके जो आप बनाइएगा, अंत में आपके बच्चों को हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि पलायन को सुधारा जाए। अब पलायन सुधरेगा कैसे, इसको समझिए। हम लोग के पास ऐसा क्या मैजिक फॉर्मूला है कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में स्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछते हैं आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, हम आपको बता रहे हैं, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं, उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए। 98% आदमी को न सरकारी नौकरी है न आगे हो सकती। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहाँ पर लोगों के पास रोजगार है, जहाँ लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ भी चलिए, वहाँ पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहाँ पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहाँ सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी की उपलब्धता सबसे बड़ा जो हथियार है। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जब स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता, बुद्धि का पलायन नहीं दिखता है। मैं आपको पूंजी के पलायन पर 2 मिनट आपका समय लूंगा, इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। पूंजी समाज में आता कहां से? यहाँ धंधा उंधा करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, धंधा बिजनेस करने वाले लोग। पूंजी आता कहां से? पूंजी आने का 2 ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमाकर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा, अपना बचत का लगाते हैं और 2/3 या 60% 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। आप लोग यहाँ आए हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बिना फाइनेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदा होगा। पूंजी की इतनी ताकत है, और बिहार में पूंजी है ही नहीं।
पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। याद रखिए, नेता लोग जितना भी दावा कर ले, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000, और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 को जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में आज की तारीख में भी 100 रुपया नहीं कमाता है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी तुरंत कहेगा कि मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा है? वो इसलिए कि घर में अगर बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी एक आदमी करता है, अगर वो 300 रुपया भी कमाता है तो हर व्यक्ति पर 60 रुपया हुआ, और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिली तो हर व्यक्ति पर 30 रुपया हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? आप और हम कह रहे हैं बाहर से उद्योग आएगा, हम बता रहे हैं बैंकों से पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया। और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है, बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सके, अपना घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, जो काम करना चाहे वो कर सके। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में CD रेशियो है अभी करीब 74%। मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक CD रेशियो है 40%। लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%। मतलब 100 रुपया जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 18 रुपया ही बैंक वाला ऋण के तौर पर वापस दे रहा है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, बाहर के उद्योगपतियों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ। CD रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहाँ से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ रोजगार है, जहाँ तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में CD रेशियो 90 या उससे ज्यादा है। वहाँ के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है, और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको ध्यान रखिए, कोई नेता, कोई पत्रकार ये बात नहीं करेगा, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लुट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया, और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आए। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CD रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे CO, BDO बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन सुराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी CD रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल
करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, आपने रघुराम राजन का नाम सुना होगा। आरबीआई के गवर्नर थे यहाँ पर, तमिलनाडु के हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन आपको प्राची मिश्रा का नाम नहीं मालूम होगा। यही पटना की लड़की है। जितने बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन है उतने ही बड़ी इकोनॉमिस्ट प्राची मिश्रा भी है। और ऐसे लोग बिहार के हैं जो काम कर रहे हैं, और जो यहाँ की मॉडलिंग बता रही है कि अगर 6 महीना में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इमीडिएटली रोका जा सकता है। तो ये जन स्वराज का मंत्र है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाए, और दोनों के पलायन को रोक के श्रम का पलायन रोका जाए। आपने कहा शिक्षा की बात, शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो पहले आप समझिए कि शिक्षा की बदहाली है क्यों। जिससे पूछेंगे तो कहेगा कि भैया शिक्षा इसलिए बदहाल है कि स्कूल में खिचड़ी बन रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी बहुत खराब है, नियोजित शिक्षक सबको तो कुछ आइए नहीं रहा है पढ़ाने, इसीलिए शिक्षा बर्बाद हो गया। ये दोनों पूरा सत्य नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती तो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए कि खिचड़ी सिर्फ 6वीं क्लास तक के स्कूल में ही बांटा जा रहा है। तो 6वीं क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? वहां तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। और अगर आपको लगता है कि ना भैया नियोजित शिक्षकों के खराबी से पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो गई, तो आप हमको बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही? हेलो, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? लंगर सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? लाइव करने के लिए भागलपुर के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहाँ तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो अगर आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, तो पहले आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है क्यों। तो इसलिए है कि पिछले 30 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में समथिंग का होगा, हर गांव शहर में सरकार ने आपके संसाधनों का उपयोग करके विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए। हुआ ये कि जहाँ भवन बना वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, जहाँ पढ़ाने की व्यवस्था और भवन दोनों है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ बच्चे नहीं है, और जहाँ सब है वहाँ पढ़ाइए नहीं है। तो ये जो स्थिति क्यों बनी है? इसलिए कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेटिंग वगैरह है, स्टार्ट दोनों की नजर में शिक्षा की आज कोई प्राथमिकता नहीं। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, अगर उसको स्कूल से बच्चे को साइकिल का पैसा नहीं मिलेगा, पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा, लोग हेडमास्टर का घेराव करेंगे कि मास्टर साहब हमारे बच्चा को साइकिल का पैसा नहीं आया। लेकिन उसी विद्यालय में पूरे साल अगर गणित का विद्यालय क्लासे नहीं लगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं। क्या बोले? आप चलिए यहाँ भागलपुर में जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है, उतने भी क्लासरूम नहीं है जितना बच्चों का एडमिशन है। कैसे पढ़ाई होगा? तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने और पाने का जरिया बन गई। इसीलिए ये दुर्दशा। अब जन स्वराज इसको कैसे सुधारेगा? हम लोग के पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है, एक दिन में नहीं सुधरेगा। लेकिन जो बिहार की स्थिति है इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने का एक पहलू आपको बताएंगे। प्राइमरी एजुकेशन को बिहार में कैसे सुधारा जाए, इसका जो मॉडल बनाया गया है। पूरे बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च होता है। याद रखिए, इसी गरीब बिहार में शिक्षा का बजट है 50,000 करोड़ रुपया। तो जो जितने विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसमें से 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल लिया जाए तो आपने नाम सुना होगा, एक विद्यालय होता था नेतरहाट। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं।
नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं था, उसको बिहार की सरकार चलाती थी, यहीं के शिक्षक उसको उसका संचालन करते थे। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में बिहार में बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपया हर साल का खर्च आएगा। तो जो हम लोग की सोच है, जन सुराज की सोच है कि किसी भी प्रखंड को अगर ठीक से मैप कर दिया जाए और 5 जगह चुन लिए जाएं जहां पर नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने हो, तो कोई भी बच्चा उस ब्लॉक का ऐसा नहीं होगा जिसको 20 मिनट से ज्यादा लगेगा उस विद्यालय में पहुंचने में। जैसे आप शहरों में देखते हैं, आपके घर के बगल में विद्यालय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि विद्यालय यहाँ से आधे घंटे दूर है, स्कूल बस से आपका बच्चा जाता है, वहां पढ़ता है। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय प्रखंड के स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और बाकी लोगों को बस की सुविधा दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंच सके। एक शब्द में अगर ये बताएं, स्कूल को हर गांव बच्चे तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है। और अगर हम लोग 15,000 अगर अलग से संसाधन न भी हो, अभी जो व्यवस्था है इसमें 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे तो आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाकर दिया जा सकता है। तो ये जन सुराज का मॉडल है कि अगर हम लोग को अवसर मिला, जन सुराज को अवसर मिला, तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर बनाया जाएगा ताकि आने वाले 10 वर्ष में जो 10 टॉप 10 राज्य में शामिल करने का विजन है, आने वाले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय जरूर हो। और ये जो सारी योजना है जन सुराज में, ये सारी योजना सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा, यहाँ उद्योग कैसे लगेंगे, रोजगार कैसे आएगा, शहरों का विकास कैसे होगा, ये 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जन सुराज आने वाले 10 साल का विस्तृत अपना विजन और कार्यक्रम जारी करेगा, चुनाव से कम 6 महीना पहले, ताकि आप जैसे लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो अपनाइए। ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ कितने लोगों को रोजगार देंगे, ये भी बताएंगे कि वो रोजगार कैसे देंगे। बिहार के 8,500 पंचायतों की योजना हम बनाकर जारी कर रहे हैं, याद रखिए। 8,500 पंचायतों का अलग अलग पंचायत का योजना बनाकर जारी कर रहे हैं। उस योजना में आपको दिखेगा कि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे होगी, आपके गांव पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में खेती करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये 3 बात आपको उस योजना में दिखेगी। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसको पढ़िए, देखिए, ठीक लगे तो अच्छा लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो न अपनाइए। तो शिक्षा और पलायन, ये जो 2 बात है, जो 3 बातें हम लोग बता रहे हैं, जन सुराज को अगर बिहार में आमूल चूल परिवर्तन करना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई और शिक्षा के अभाव में सरकार और व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी एजुकेशन पर करना है। हम लोग यही सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन अगर हम पढ़ लिख कर काबिल हो गए तो हमको यहाँ के चावल से मतलब नहीं है कि सरकार हमको चावल देती है कि नहीं, हमको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है। बिहार में हुआ ये है कि इतने लोग सरकार और व्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। तो जो पहला सूत्र है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यवस्था पर बोझ न बनने दिया जाए, इसके लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। 15 साल से 50 साल के उम्र के जो युवा हैं, अब वो वापस जाकर स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सके, अपने लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ कर सके। और 55 साल 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों के लिए अब ना वो पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं, तो उनको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आज यहाँ बुजुर्गों को
इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया पेंशन मिलता है, यार समझ लीजिए 400 रुपया। एक अच्छे होटल में आप चाय पीते हैं तो 400 रुपया लग जाता है। अंदाजा लगाइए कि लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं। 400 रुपया में उसको रहना, खाना, कपड़ा सब कुछ है। तो इसलिए जन स्वराज का ये संकल्प है कि जब ये व्यवस्था बने तो जो 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनके लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था जरूर की जाए। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपया महीना देना हो तो बिहार सरकार पर पूरा आर्थिक बोझ करीब करीब 10,000 करोड़ का होगा। बिहार सरकार का इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़। 2,46,000 करोड़ में से हम लोगों को लगता है कि 10,000 करोड़ रुपया, जो कि 5% से भी कम है, वो यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के सम्मानजनक जिंदगी के लिए जरूर निकाला जाना है। ये हम लोग की सोच है पढ़ाई को लेकर, पलायन को लेकर और बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी देने को लेकर। आपको मैंने जाति की बात बताई, आपको मैंने ये बताया कि बिना पैसे के भी काम चल सकता है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप जगिएगा। और आप वो लोग हैं जो जीवन भर सवाल ही करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। हम आपका ज्यादा बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। ये शहरों में जो बौद्धिक लोग हैं, सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग, ये रात भर भी बैठ के सवाल करेंगे और हम दावे से कह रहे हैं इसमें आधा से आदमी वोट देने भी नहीं जाएगा, आधा से ज्यादा आदमी वोट देने भी नहीं जाता। हमारी बात पर मत जाइए। चुनाव में शहरों के वोटिंग का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बिहार का कोई शहर नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां 40% भी मतदान हुआ। उसमें गरीब, अमीर, बुद्धिजीवी सब शामिल हैं। तो भैया ये सुधरेगा तब जब आप सुधरने का प्रयास कीजिएगा, आप भागीदार बनिएगा। किनारे बैठ के टीका टिप्पणी करना सबसे आसान है। हमारे बाबूजी सिखाते थे कि जो कुछ नहीं करता है वो आलोचक बन जाता है, कुछ नहीं करता है वो क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। ये प्रशांत किशोर गलत है, लालू यादव खराब है, नीतीश बेकार है। अरे भाई सब बेकार है तो आपको इसको सुधारने के लिए किसने रोका था? आप पर कोई संवैधानिक वर्जित संविधान ने आपको नहीं किया है कि आप राजनीति में नहीं आ सकते। आप आइए राजनीति में। आप में से कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि भैया हमको तो राजनीति का समझ नहीं है, कैसे राजनीति में आएंगे। उसीलिए ये व्यवस्था बना रहे। हमारी भूमिका बस इतनी है कि आप में से जो लोग चाहते हैं, समझते हैं कि हम राजनीति में आकर कुछ कर सकते हैं, अगर आपको अकेले हिम्मत नहीं पड़ रहा था, कभी आपने सोचा था कि हम भी जाते, हम भी जीत कर आते, हमको सुधार करते, घरे जाकर बोले पत्नी ने, बच्चों ने घेर लिया, अरे पगला गए हो क्या, पॉलिटिक्स में जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, बाल बच्चा कैसे खाएगा, जीना हराम हो जाएगा। आप भी डर के सहम के बैठ गए, अरे भाई छोड़ो यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। तो हमारी भूमिका इतनी ही है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की कला समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो परेशानी, वो पैसे की चिंता, चुनाव लड़ने की व्यवस्था अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन विकल्प नहीं होने का रोना बंद कीजिए। अगर विकल्प बनाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, और अगर नहीं होइएगा तो आपके बच्चों के लिए, उसके बदहाली के लिए जिम्मेवार आप ही होइएगा। अब कुछ लोग कह रहा है भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा। भैया हम लोग के शास्त्र में, धर्म में बताया गया है, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो पैसा ठेकेदारी से नहीं आता है। यहाँ लोग ठेकेदार हैं, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई होगा। हम ठेकेदारी नहीं करते, शराब का धंधा नहीं करते हैं, बालू का माफिया का काम नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते। पैसा सरस्वती से, दिमाग से लाते हैं। जिन लोगों को भी हमने 10 वर्ष में मदद किया है, जो देश में आज बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, राज्यों के नेता हैं, राज्य चला रहे हैं, वो लोग या उनको पैसा देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने हमारा काम देखा है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं कि भाई हम अपने राज्य में अपने लोगों की मदद करने के लिए अभियान चला रहे हैं, कुछ मदद करो। और लोग मदद कर रहे हैं।
इसलिए कर रहे हैं तो उनको मालूम है कि अगर प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ निकल सकता है। दूसरा, जब दल बनेगा कितना दूसरे से हम लोग मांगेंगे, तो आपको सरस्वती का क्या तरीका है ये भी बताते हैं। जब ये दल बनेगा तो मेरा संकल्प है कि बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए, बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लेंगे। ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे हुए 100 रुपया जन सुराज को दे पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी दे दिए तो 200 करोड़ रुपया हो गया। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और आप हमको बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, यहाँ 2 करोड़ ऐसा आदमी है कि नहीं जो 100 रुपया आराम से दे दे और उसको कष्ट न हो। यहाँ बैठा हुआ आदमी तो 100 रुपया देने की ताकत आपको है कि नहीं है? तो अगर बिहार में व्यवस्था बदलना है तो कम से कम 100 रुपया निकालिए। अभी निकाल के हमको मत दीजिए, 100 रुपया निकालिए और जन सुराज की इस नई व्यवस्था में अपना योगदान लीजिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। एक अंतिम बात, और फिर अगर आपका कोई सवाल होगा फिर से लेंगे। लोग कहते हैं आप पर भरोसा क्यों करें, पहले भी तो ठगा गया। किसी ने कहा कि पहले भी बड़ा आंदोलन हुआ, पत्रकार महोदय ने शायद पूछा था। मेरे भाई, ये जन सुराज आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। 2 बरस में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जन सुराज ने चक्का जाम किया है, बिहार बंद किया है, धरना प्रदर्शन किया है। हम किसी का घेराव नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। हम बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग कहता है भाई आंदोलन कीजिएगा तब इससे आग लगेगा। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं करते। अगर मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे, बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया के मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंदोलनों से, फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में किसी आंदोलन से नए समाज का सृजन नहीं हुआ। आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उलट सकते हैं, लेकिन उससे नए समाज का सृजन नहीं हो सकता। आप यहाँ देख लीजिए, जेपी का आंदोलन हुआ, लोग कहता है जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, जन सुराज से कैसे सुधरेगा? तो मेरे भाई, जेपी का आंदोलन बिहार सुधारने के लिए नहीं था। जेपी का आंदोलन उस समय की सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए था। तो आंदोलन की आंच थी, इंदिरा जी को हटा दिया गया, लेकिन उस आंदोलन से बिहार का नव निर्माण नहीं हुआ। तो जन सुराज आंदोलन नहीं है, वो धीमी आंच पर पकने वाला अभियान है, जहां गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो एक बार बातचीत से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी सुधार होगा। न तो एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, कोई इसको नहीं सुधार सकता। जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। इसको आप लिख कर ले लीजिए। लालू आए, मोदी आए, नीतीश आए कि प्रशांत किशोर आ जाए, जब आप सुधरिएगा तब सुधार होगा। न तो 5 बरस बैठ के चर्चा कीजिएगा, आप वोट के दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जाकर वोट दबा दीजिएगा। वोट के दिन आपको अपनी जाति दिखेगी, वोट के दिन आपको अयोध्या में मंदिर दिखेगा, वोट के दिन आपको लालू के डर से भाजपा दिखेगी और भाजपा के डर से लालू दिखेंगे, तो उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए। ये सोच कर आए हैं कि अगर हमारे जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी, अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा, तो बिहार में ये प्रयास करने का हिम्मत किसका पड़ेगा? और आप ये लिख कर रखिए कि जब यहाँ आए हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो बिना सोचे समझे लड़ाई ठान दे। अगर आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए, बदलने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था लगानी पड़ेगी, कितना संसाधन जुटाना पड़ेगा। और एकदम निश्चित जानिए, संकल्पित है
2 बरस लगे कि 10 बरस, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे। आप अपना तय कर लीजिए, आपको जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो बैठ के बगल से तमाशा देखिए। आपके सामने बिहार को बदल कर दिखाएंगे। ये संकल्प लेकर आए हैं, आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, अपना सवाल रखा। अगर आपके और कोई सवाल है तो वो भी कर लीजिए, और नहीं अगर छोड़ दीजिए। काहे दौड़े आ रहे हैं वहीं सर आप लोग शांति बनाए रखेंगे। पहले बोले प्रशांत जी को बोलने दीजिए, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। आपको कहा मैंने, आप सवाल पूछिए, हमको कोई घबराहट नहीं है। हमारा दशा देख रहे हैं ना, घर द्वार छोड़ दिए हैं 2 बरस से, दाढ़ी बाल सब हमारा देख लीजिए, गुर्दा से गंध निकल रहा है। हम यहाँ 4 घंटा भी बैठेंगे, आप देख लीजिए कि आप कितना देर सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कीजिए, हम यहाँ बैठे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मारामारी मत कीजिए, इत्मीनान से एक एक करके सवाल पूछ लीजिए। एक सेकंड, क्या नाम आपका? मुरारी सर एक सवाल ले रहे हैं, इधर से रुकिएगा। सर, मैं पहले तो प्रथम रूप से प्रशांत किशोर जी को चरणों में अपना नमन वंदन करता हूँ कि बंदो प्रथम महिसुर चरणा और मोह जनित संशय सफरना, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो इसी बात से स्टार्ट उन्होंने करा कि पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम वंदन करके मैं आपके प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि होती बात यह है कि राजनीति में आने की राजनीति कुछ और हो जाती है और उसके बाद सत्ता में बने रहने की राजनीति कुछ और हो जाती है। इसी वजह से परिवर्तन मुझको लगता है सशंकित होता है, क्योंकि लोग जब राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात करते हैं राजनीति में आने से पहले, लेकिन जैसे सत्ता नशीन हो जाते हैं, सत्ता पे वो काबिज हो जाते हैं, तो फिर सत्ता में बने रहने की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति में बैठ जाते हैं। और इसीलिए जो प्रमुख मांग को लेकर के, जो मुख्य मांगों को लेकर के जनता के बीच में आए, उससे वो विमुख हो जाते हैं और अपनी सत्ता एक प्रकार बचा के रखने की ही युक्ति में लगे रहते हैं। मैं मान्यवर से चाहूंगा बड़े अदब से, बड़ी विनम्रता से हमारे संशय को कृपया दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ये सवाल जो है भैया आप पर कितना भरोसा करें, हमको आप, हम लोग को आप ठगिएगा तो नहीं, ये मूर्खों का सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। अगर हमको आपका गला काटना है तो हम कहेंगे कि हम गला काटेंगे, चाहे आप एक बार पूछिए कि 10 बार पूछिए, हिंदी में पूछिए कि अंग्रेजी में पूछिए। ये तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है कि भैया आप धोखा तो नहीं कीजिएगा। मेरे भाई, इसका सीधा उत्तर ये है कि आपके पास एक साइड विकल्प है उन लोगों का, उन दलों का जो निश्चित तौर पर आपको जिन्होंने ठगा है, और दूसरे साइड विकल्प है आपको नया, जो आपको ठग भी सकता है, बना भी सकता है। तो आप तय कर लीजिए, जहां 100% एक्सपायरी दवा है और एक नया दवा है जो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, किसको चुनना है आप तय कर लीजिए भैया। अगर आपको एक्सपायरी दवा पसंद है तो एक्सपायरी दवा खाते रहिए, अगर नया में ट्रायल रिस्क लेना है तो 5 वर्ष के लिए नए में रिस्क ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर। सूझबूझ से आज जो मुंगेर की जनता बैठ जाए, आप जाने बिल्कुल सवाल का देखिए, सारे सवालों का जवाब सर ने अपनी बातों से रखी है। थोड़ा समझने की कोशिश है, मुंगेर के लोग बहुत समझदार हैं, लंबी यात्रा रही है उनकी और अभी बहुत वक्त को बिताना है मुंगेर में। अरे भाई, मुंगेर में आएंगे, 1 महीना रहेंगे, आप में से एक आदमी भी एक दिन भी चलेगा नहीं हमारे। बिल्कुल इतना सवाल पूछने के लिए आतुर हुए जाएगा। जब जागो तभी सवेरा। आज जो बात सर ने रखा है, आप सबको, हम सबको समझना होगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। सर ने भी कहा है, सर ने अभी कहा है कि 1 महीने रहेंगे, वो याद रखिए, वो आपके घरों तक चलेंगे, आपकी हर समस्या का निदान होगा। लेकिन एक आदमी की कैपेसिटी होती है, थोड़ा सा हम सबको समझना होगा कि वो लगातार यात्रा पर है, वो भी एक हमारी तरह इंसान है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में निर्मल सर बहुत अच्छे से उनकी बातें सुनकर सम्मानित करने बैठे। सर, मुंगेर का एक तोहफा है, उनको आप जरूर दें और थोड़ा सा रिलैक्स होना जी। जो सवाल करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, उनको सेंसर मत कीजिए। बिल्कुल ओ भाई, एक करके लीजिएगा।
एक सवाल इन्होंने किया था, मैं भूल गया, खास महल की बात। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता लोग भी हैं। इस पूरे अभियान में हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहाँ भूमि सुधार को लेकर पिछले 75 साल में कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो जन सुराज, अब इसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार में आप खास महल की जमीन की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, बिहार में करीब करीब एक तिहाई जमीन का मालिकाना हक आज डिस्प्यूटेड है, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है, उसका मालिक कौन है पता नहीं है। या तो सरकार आप में लड़ाई चल रही है, या आपके बंधुओं भाई बंधुओं से लड़ाई चल रही है, या सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं। जमीन का पट्टा दे दिया, उसको मालिकाना हक नहीं मिला, जिसको हक मिल गया उसको पट्टा कागज नहीं मिला। तो बिहार में अंग्रेजों के जमाने में जो एक बार यहाँ पर भूमि का मापन किया गया था, जब सुराज की व्यवस्था बनेगी तो अगर भूमि सुधार का जो पूरा कानून है उसको लागू करना है, और उसके लिए जरूरी है कि फिर से जीरो से यहाँ पर जमीन की भूमि का नाम और उसका मालिकाना हक फिर से तय किया जाए, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जाए, ताकि ये सारा जो खेल लगा हुआ है DCLR और CO का और रसीद कटाने का, दाखिल खारिज कराने का, इसको खत्म किया जाए। ये जो दाखिल खारिज में आप पैसा दे रहे हैं, ये दाखिल खारिज में पैसा आज से 10 वर्ष पहले इतना वाइड स्प्रेड नहीं था बिहार में। ये पिछले 10 वर्ष से शुरू हुआ है। पहले भी पैसा लगता था, लेकिन इतना नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है। ये पैसा लेना शुरू हुआ है 2017 के बाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस समय के जो राजस्व मंत्री थे, उन्होंने पहली बार 2005 के बाद उस समय के राजस्व मंत्री ने बोली लगाकर अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग की है। अब आप बताइए कि जब CO 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया लेकर आएगा तो गेहूं का खेती करेगा कि आपसे पैसा वसूलेगा? तो अगर दाखिल खारिज और जमीन के मामलों को निपटारा करना है तो बिहार में जीरो से पहले जमीन भूमि सुधार लागू करना होगा। और ये अफसर जो राजस्व विभाग है, जो कि CO, उसके साथ 3-4 कर्मचारी और 5-7 अटर्नी जो दलाल है, उसके इस व्यवस्था से बिहार को मुक्त कराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग जमीन को थोड़ा बहुत समझते हैं, रजिस्टर 2 जो होता है, बिहार सरकार में केंद्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर रजिस्टर 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब 2 वर्ष पहले डिजिटाइजेशन शुरू हुआ तो उनको पता चला कि यहाँ डिजिटाइजेशन से मतलब राज्य के स्तर पर कोई जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं है। जो कर्मचारी और अटर्नी ने नीचे बना दिया, अगर रजिस्टर 2 पर इंक गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब DCLR और सिविल कोर्ट का आप लोग दौड़ते लग रही है। बिहार में यहाँ पर कुछ वकील भी बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। किसी भी जिला में जाइए, सिविल का जो लॉयर है 70 साल से कम का नहीं होगा। एक बार जमीन का विवाद शुरू हुआ तो 2-3 पीढ़ी तो चलना ही चलना। किसी भी जिला में जाइए, सिविल के लॉयर 30 साल 35 साल से कम में केस यहाँ सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए यहाँ भूमि सुधार को फिर से लागू करने की जरूरत है। अब सारी बात हम यहाँ जन सुराज की तो आपको 2 घंटे में बता नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा है कि जो इसका विजन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें देखिएगा कि ये भूमि सुधार कैसे लागू किया जाएगा। बुजुर्ग हैं, ऊपर से आए। सर, अब प्रशांत बाबू से सम्मिश्रण करेंगे, निवेदन करेंगे। मेरा नाम विष्णुदेव पंडित हुआ, अधिवक्ता है, चौकी स्थान मुंगेर से मैं आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इसमें सुधार कैसे होगा? लॉ एंड ऑर्डर में सुधार क्यों कैसे होगा, अगर ये समझना है तो पहले ये समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। एक सज्जन ने किसी भी रोग का इलाज करना है तो पहले डायग्नोसिस करना है कि रोग है क्यों। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ 2005 के बाद धीरे धीरे सुधर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर खराब शुरू होना हुआ 2016-17 से। अगर आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा तो 16-17 से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी फिर से शुरू हुई है। क्यों? उसका एक और एकमात्र कारण है शराबबंदी। शराबबंदी लागू होने से
पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था है करीब करीब आधा से ज्यादा समय उनका शराबबंदी को लागू करने, शराबबंदी को छिपाने, उससे कमाने, उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। ये भाई साहब आंकड़ा दे रहे थे, आरटीआई का आंकड़ा आपका पूरा अपडेट नहीं है, हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद कुल 6,36,000 केस हुए हैं शराबबंदी के कानून के तहत। 1,23,000 गरीब लोग आज भी अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में हैं। तो ये पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासन पर, न्यायिक व्यवस्था पर इतना बड़ा बोझ है कि बाकी सब चीज खराब हो गया। अब पुलिस को मतलब ही नहीं है कि रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का काम करे, दिन रात वो शराब वाले काम में ही लगा हुआ है। और ये हमारा वक्तव्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के बिना सोचे समझे बनाए हुए कानून की वजह से पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। आप बताइए, कोर्ट में पहले से भीड़ लगा हुआ था, 2-2, 4-4 बरस पर नंबर आ रहा था, उसमें 6.5 लाख केस आप और जोड़ दिए, कोर्ट को बढ़ाए नहीं, जजों की संख्या बढ़ी नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर परेशानी होगी। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब है कि एक तो राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे कंट्रोल चला गया है। जो हम यात्रा के दौरान अनुभव किए, एक आज ऐसी ही सभा में मैंने किसी से पूछा कि भाई ये बताओ, लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है। यहाँ भी किसी ने सवाल पूछा था अधिकारियों के बारे में। तो एक रामनगर पश्चिम चंपारण में जगह है जहाँ एक हजाम जाति के, हजाम जो है नाई जाति के एक सज्जन मिले। लोगों ने कहा भैया इनसे पूछिए, बहुत बड़े होशियार व्यक्ति हैं। मैंने पूछा भैया तुम बताओ लालू और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो उसने जो बताया आपको बता देते हैं। उसने कहा कि भैया लालू और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहा था। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधी जो है वो रात में गम लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर दीने में लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अधिकारी जो है, अपराधी किसी से डरता नहीं था, अपहरण कर लिया, डकैती कर लिया, पकड़ा गया तो कहता है जाओ जो करना होगा कर लेना, कुछ नहीं होगा। वही हाल आज के अधिकारियों का है, उसको डर नहीं है। आप पैसा आपसे मांग रहा है, आप कहिएगा कि जाकर मुख्यमंत्री के दरबार में कंप्लेन कर देंगे, वो आपको डंके की चोट पर कहता है जहां जाके कहना है कह दो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जब व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक सही लोग चुन कर नहीं आएंगे। वो बता रहे थे कि अधिकारियों पर कंट्रोल कैसे होगा। अधिकारी पर कंट्रोल तब होगा जब सही आदमी को चुन कर भेजिएगा। प्रखंड का मालिक है प्रमुख, लेकिन प्रमुख को चाहिए 20-30-40% कमीशन, तो वीडियो का सेक्रेटरी बन के घूम रहा। व्यवस्था है कि प्रमुख मालिक है जो चुना हुआ प्रतिनिधि है और वीडियो उसका सेक्रेटरी है, लेकिन प्रमुख जी को पैसा चाहिए तो उन्होंने वीडियो बन गया मालिक, प्रमुख जी बन गए उसके सेक्रेटरी। देखिए प्रमुख बैठे हुए भी हंस रहे हैं। इनकी बात खाली नहीं हो रही है कि नहीं बात। ज्यादातर प्रमुख और मुखिया जो है वो अफसरों से पैसा कमाने के चक्कर में अफसर का झोला ढो रहा है, इसी के ये दुर्दशा है। तो अब अपना अधिकारियों पर लगाम तब लगेगा जब आप सही प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे। अगर आप गलत प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे तो अधिकारी उसको 2 दिन में माप लेता है कि ये नेताजी को आता कितना है। उसको मालूम है कि नेताजी को कुछ नहीं चाहिए, 20% कमीशन चाहिए, तो 20% आपको कमीशन दिया, अब फिर अपनी मनमानी कर रहा है। तो अधिकारियों पर लगाम लोकतंत्र में लगाने का जो अधिकार है वो जनता के पास है। आप सही प्रतिनिधि चुनिए तो अधिकारी पर लगाम अपने आप लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुंगेर पुत्र होने के नाते गुजारिश है, हमारे साथ हमारी टीम जन स्वराज अभियान बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, उनके समय और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपको ये समझना होगा। जब सर कह रहे हैं कि 1 महीने हमारे साथ होंगे और आपने सवाल पूछा भी है महोदय, वो आरटीआई का आंकड़ा सर ने बताया है। 1 मिनट का समय, 1 मिनट मैं माफी चाहता हूँ सर। डाटा के संबंध में इनका कहना था कि डाटा आपका जो डाटा है वो अधूरा है। कार्यक्रम के बाद सर रहेंगे सर, आप ले लीजिएगा हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं और टाइम 9 हो रहा है और यहाँ ठीक है जितने मुंगेर के लोग यहाँ हैं उनके लिए
कोशिश है, क्योंकि कल 15 अगस्त है, तो हमारे लिए डिनर की अरे व्यवस्था भाई है। ऐसा है, हम डेटा का ही खाते हैं, डेटा पर आंकड़े पर मत उलझिए। आपने जो कहा उसको मैंने ध्यान से सुना। आपने एक तरफ से शराबबंदी में एक तरफ से शराब बेचने वालों पर जो केस हुआ है उसका आंकड़ा दिया है। जो टोटल केस है उसमें बेचने वाला भी शामिल है, पीने वाला भी शामिल है, उसको मदद करने वाला भी शामिल है। तो आरटीआई का आंकड़ा हमको दे दीजिएगा। ऐसे बहुत आंकड़ा सुबह से शाम तक आंकड़ा का तो मास्टरपीस है सर। ना ना 8,36,150 है सर, ये उत्पाद विभाग का। ठीक है। अरे मेरे भाई आप बात समझिए। जो फिर से इनको भाई क्लैरिफाई कर लेने दीजिए। आप फिर से जो कह रहे हैं, हमने बताया 6,36,000 केस जो न्यायालयों में चले गए। जो आप 8,36,000 केस बता रहे हैं वो केस है, अभी उसमें फाइल नहीं हुआ है, कोर्ट ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। तो उस बात को समझिए। हम आपके आंकड़े को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े और डाटा को समझते हैं तो आंकड़ों की एक खूबी है, तो उसको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 3.5 लाख केस हुआ है, 3.5 लाख केस शराब बेचने वालों पर हुआ है। शराब बेचने वाले, खरीदने वाले, बिचौलिए, मदद करने वाले सबको जोड़िएगा तो 8.5 लाख है। और उन 8.5 लाख में जितने लोगों पर जो केस कोर्ट तक पहुंच गया वो है 6,36,000, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। जब जागो तभी सवेरा, बहुत अच्छी एक कन्वर्सेशन हुआ आज। मुंगेर के लोग बहुत संतुष्ट हैं। वाले समय में वो चाहते हैं कि आपके विचारों को और सुने और मुंगेर का इसी तरह विकास हो। प्रशांत सर का हम तमाम मुंगेर वासियों की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं सर का। आज तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग रहे हमारे बीच में उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से डिनर आपके लिए रखा गया है। आप लोग प्लीज खाना खाकर जाएंगे और खासतौर से जो महिलाएं हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। सासाराम मेरा कुनार गांव है। हमारे दादा को 7 लड़के थे। खाने पीने का, पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो सब लोग मिलकर मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर बने। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज में पढ़े। उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करके 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए। 2011 में देश में लौटे और 2011 से 2021 तक जो हमने काम किया है उसको आप चुनाव प्रबंधन या रणनीतिकार बताते हैं। 21 के बाद बिहार के गली गली में धूल ठाक रहे हैं, वो आपके सामने है। लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000 हैप्पी इंडीड। Let jobs find you with Indeed. थोड़ा पर्सनल प्रोबिंग सवाल पूछो या एक आसान सवाल पूछो? जो पूछना पूछो यार, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को ये बताया नहीं कि आप क्या सवाल पूछो। डांस करते हो?